नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी है तो सब मुमकिन है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार पर आए संकट के बाद गहलोत ने कहा कि सरकार गिराने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया है, क्या क्या सौदे किए जा रहे होंगे, यह तो वह और उनकी आत्मा जानती है। एआईसीसी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी है तो देश में सब कुछ मुमकिन है। जुर्म, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, महंगाई, बेरोजगारी और ध्वस्त होती अर्थव्यवस्था, यह सब कुछ मोदी सरकार में मुमकिन है। उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, फिर राजस्थान में असफल कोशिश की और अब महाराष्ट्र में वही साजिश की जा रही है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, देश के सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से खास महत्व रखने वाले संरक्षित स्मारकों को अब सुरक्षा दी जाएगी। संसदीय समिति की सिफारिश के बाद इन स्मारकों की सुरक्षा तैयारी में जुटा सांस्कृतिक मंत्रालय फिलहाल इसे लेकर एक नई योजना बनाने में जुटा है। इसमें इन स्मारकों की सुरक्षा का जिम्मा अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को देने का प्रस्ताव है। इस काम को अगले कुछ सालों में ही चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। संसदीय समिति ने इससे पहले संरक्षित स्मारकों पर किसी तरह की सुरक्षा न होने को लेकर चिंता जताई थी। साथ ही सरकार से सिफारिश की थी कि वह स्मारकों की सुरक्षा पर प्राथमिकता से ध्यान दे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मौजूदा समय में देश में 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारक और संग्रहालय है। इनमें से सिर्फ 248 स्मारकों पर ही सुरक्षा गार्ड तैनात है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया। इस युद्ध में पश्चिमी देश तो यूक्रेन के साथ दिखाई दे रहे हैं, वहीं चीन और बेलारूस जैसे देश रूस के साथ है। हालांकि इस पूरे युद्ध के दौरान भारत ऐसा देश है जिसके रुख किसी एक पक्ष में नहीं है और इसी वजह से पश्चिमी देशों ने भारत के खिलाफ खासा नाराजगी है। पश्चिमी देशों में मांग है कि भारत को रूसी हमले का विरोध करे, लेकिन इस बीच यह भी जान लेना दिलचस्प है कि भारत को सलाह देने वाला अमेरिका खुद पाकिस्तान के साथ है। बता दें कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में ही आतंक का समर्थन कहा जाता है। वह देश के टेरर फंडिंग के चलते फैक्ट की ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार में कद्दावर नेता और कभी उद्धव ठाकरे के काफ़ी करीबी रहे एकनाथ शिंदे ने बगावती तेवर अपनाते हुए सूरत के एक होटल में डेरा जमाया हुआ है। शिवसेना की ओर से मिलिंद नार्वेकर और रवि पाठक ने सूरत में शिंदे से मुलाकात की थी, लेकिन शिंदे ने अपना रुख साफ किया और कहा ना भाजपा के साथ के वो पार्टी में वापसी नहीं करेंगे। मीडिया सूत्रों के मुताबिक नार्वेकर ने शिंदे और सीएम उद्धव ठाकरे की फ़ोन पर बात कराई, जिसमें शिंदे ने शर्त रखी कि अगर वो भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो उनके साथ आ जाएंगे। शिंदे ने यह भी दावा किया है कि सूरत में उसके साथ शिवसेना के 30 और 2 निर्दलीय विधायक भी मौजूद हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार खोज रहे विपक्षी दलों की तलाश आखिर पूरी हो गई है। विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति के साथ टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि विपक्ष को इस बार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार खोजने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी और लंबी बैठकों का दौर भी चला। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर विपक्षी दलों की पहली बैठक 15 जून को हुई। इस बैठक में मौजूद सभी 16 विपक्षी दलों ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन शरद पवार ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि पवार एक मंझे हुए राजनेता हैं और वो जानते हैं कि इस चुनाव में जीत संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, ब्रह्मपुत्र व बराक नदियों के साथ साथ उनकी सहायक नदियों के उफनाने के कारण असम में बाढ़ की स्थिति मंगलवार को भी गंभीर बनी रही। राज्य में बाढ़ से फिलहाल करीब 48 लाख लोग प्रभावित हैं और राहत एवं बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ बराक घाटी में कछार पहुंची है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पिछले सप्ताह से लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है और राज्य के
36 जिलों में से 32 जलमग्न हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 11 लोगों के लापता होने की सूचना है। असम में आई बाढ़ में 14 जून से अभी तक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कुल 44 लोगों की मौत हुई है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, किसानों को अब उर्वरक यानी खाद के लिए भटकना या लंबी लाइनें नहीं लगनी पड़ेगी। किसानों को अब एक मैसेज पर ही घर बैठे खाद मिल जाएगी। इफ्को ने यह पहल शुरू की है। बस किसानों को इफ्को व्हाट्सएप ऐप नंबर पर केवल एक मैसेज करना होगा और इफ्को के प्रोडक्ट उनके घर पर होम डिलीवरी के माध्यम से पहुंच जाएंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि रबी और खरीफ की फसल के समय खाद लेने के लिए किसानों को लंबी लाइनें लगनी पड़ती थी। उसके बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पाती थी और उन्हें बिना खाद के ही खेतों की बुआई और सिंचाई करनी पड़ जाती थी। समस्या को देखते हुए इफ्को इंडिया ने 9311908908 नंबर जारी किया है। इस नंबर पर किसानों को व्हाट्सएप ऐप पर एक मैसेज भेजना होगा। मैसेज मिलते ही किसानों के घर इफ्को होम डिलीवरी करेगा। यही नहीं, इफ्को ई बाजार से किसान अब इफ्को के सभी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। इसको प्रोडक्ट्स में नैनो यूरिया, सागरिका बीज, उर्वरक, कृषि रसायन आदि जरूरत के सामान ऑर्डर कर सकते हैं। सच हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।